वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लेके आए हैं टॉपिक इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब इम्यूनाइजेशन क्या होती है और ये कहाँ इम्पॉर्टेंट है। तो इम्यूनाइजेशन जो है, अगर हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें तो हमारे माइक्रोबायोलॉजी में भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे नर्सिंग फंडामेंटल्स में भी इसके क्वेश्चंस होते हैं और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का भी एक मेजर पार्ट ये कवर करता है। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है कि यूनिवर्सली इम्यूनाइजेशन के लिए क्या प्रोग्राम आए हैं इंडिया में या वर्ल्ड वाइड लेवल पे, तो उसे हमने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बोला है। अब इम्यूनाइजेशन क्या होता है, तो इम्यूनाइजेशन समझने के लिए हमें पता होनी चाहिए कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी क्या होती है, हमारी बॉडी की एक नेचुरल कंडीशन होती है जिसमें अगर हमारी बॉडी में कोई बाहर का ऑर्गन आता है तो हमारी बॉडी उसके लिए कोई पर्टिकुलर एक इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, उसके लिए मतलब एक एंटीबॉडी बनाती है और वो उससे फाइट करती है। उस प्रोसेस को हम अपनी इम्यूनिटी प्रोसेस पूरी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, कॉमन टर्मिनोलॉजी की इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या है, वैक्सीन्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ स्टडी करेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो इम्यूनिटी क्या है। तो इम्यूनिटी क्या होती है, द एबिलिटी टू फाइट विद डिसीज ऑफ आवर बॉडी इज नॉन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है, हमारी बॉडी की एबिलिटी किसी डिसीज से फाइट करने की, उसी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। अब डिसीज से फाइट करने से हमें क्या समझ आता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जहाँ भी हम रह रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ऐसा नहीं है कि सारे हमें अफेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो सारे हमें अफेक्ट कर भी सकते हैं। बट हमारी बॉडी जो होती है इसमें एक कैपेसिटी होती है, एक एबिलिटी होती है कि वो उन ऑर्गन से फाइट करती है। अगर ये फाइट कर लेती है तो हमारी जो बॉडी है वहाँ पे रिस्पॉन्सिव कंडीशन में होती है और हम बीमार नहीं होते हैं। लेकिन हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडी थी, अगर वो एंटीजन को किल नहीं कर पाती है तो वहाँ पे हमें डिसीज़ अकर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी हमारी बॉडी की एक ऐसी नेचुरल एबिलिटी है जिसमें हम डिसीज़ के अगेंस्ट फाइट करते हैं, हमारी बॉडी फाइट करती है। अब सेकंड हमारा टर्म है इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन होता है एक प्रोसेस जिसमें हम इंटेंशनली किसी भी एंटीजन को अपनी बॉडी में इंसर्ट करते हैं, उसे हम इम्यूनाइजेशन बोलेंगे। तो इम्यूनाइजेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस टू डेवलप इम्यूनिटी इन ह्यूमन बाय वैक्सीनेशन नॉन एज इम्यूनाइजेशन। मतलब किसी वैक्सीन के थ्रू, जैसे कि हमने कोविड वैक्सीन लगवाया था, तो जब हम इंटेंशनली किसी भी वैक्सीन को या किसी एंटीजन को अपनी बॉडी में इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फिर से एंटीबॉडी बनाती है और उसी प्रोसेस को हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। अब थर्ड टर्म हमारा आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है, ये प्रोसेस है जहाँ पे हम वैक्सीन को अपनी बॉडी में इंसर्ट करें। तो यहाँ पे हमारे पास तीन टर्मिनोलॉजी थे, क्या क्या, इम्यूनिटी थी हमारे पास, इम्यूनाइजेशन था और एक थी हमारे पास वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन तीनों के मतलब अलग हुए। अब इम्यूनिटी एक नेचुरल प्रोसेस थी जिसमें कि हमारी बॉडी, खुद की बॉडी जो है वो किसी डिसीज़ के अगेंस्ट फाइट कर रही थी। इम्यूनाइजेशन में हमने इंटेंशनली उसको इंसर्ट किया है बॉडी में ताकि इम्यूनिटी बन पाए। और वैक्सीनेशन क्या है, उस प्रोसेस को कि हमने वैक्सीन को इंसर्ट किया, उस प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन बोलेंगे यहाँ। अब हम आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे वैक्सीन्स की। वैक्सीन कितने टाइप के होते हैं, तो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन आर्टिफिशियल एंटीजन होता है जिसमें, जैसे कि हमने वैक्सीन बनाई तो वैक्सीन में हम एक आर्टिफिशियल एंटीजन ले लेते हैं, उसकी कैपेबिलिटी जो उसकी डिसीज़ अकर करने की, क्योर मतलब वो जिसकी वजह से डिसीज़ कर सकता है उसकी कैपेबिलिटी को हम ख़त्म कर देते हैं और उसको हम ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट करते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। वैक्सीन हमारे पास तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो लाइव वैक्सीन होगा, या किड वैक्सीन होगा, या टॉक्साइड। तो यहाँ हमारे पास तीन टाइप के वैक्सीन होते हैं। अब यहाँ पे हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि लाइव वैक्सीन क्या है। लाइव वैक्सीन वो वैक्सीन होते हैं जिसमें हम बस उसकी डिसीज़ करने की जो कैपेसिटी है उसको रिमूव करें, मतलब पैथोजेनिसिटी को रिमूव कर रहे हैं। ये जीवित तो होते हैं लेकिन निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय का क्या मतलब है कि ये वर्क नहीं कर पाएंगे, बाकी ये लिविंग होंगे, मतलब लाइव वैक्सीन का मतलब ये होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसके लिए हम एक ट्रिक याद कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन में आपको दे देता है कि कौन से लाइव वैक्सीन है और कौन से टॉक्साइड और कौन से नॉन लिविंग वैक्सीन है। तो इसके लिए आपको याद रखना है बॉय लव द क्राइम। इसके एक एक वर्ड से आपको एक एक वैक्सीन का नाम याद आएगा। जैसे बॉय, बी फॉर होता है बीसीजी, बीसीजी की वैक्सीन हमारी लाइव वैक्सीन है। ओ फॉर ओपीवी, ओरल पोलियो वायरस
येलो फीवर, वाई फॉर लव मतलब लाइव वैक्सीन के सब एग्जाम्पल्स होंगे। टी फॉर टाइफाइड होता है, सी फॉर चिकन पॉक्स होता है हमारा, आर फॉर रुबेला, आई फॉर इन्फ्लुएंजा, एम फॉर मीजल्स या मम्प्स, और लास्ट वाला हमारा आता है ई इंसेफ्लाइटिस। ये हमारे लाइव वैक्सीनेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम चलते हैं किड वैक्सीन पे। किड वैक्सीन वो होते हैं जिनको हम मतलब किड करके बॉडी में इंसर्ट करें, जैसे कि जो हम एंटीजन को इंसर्ट कर रहे हैं बॉडी में, तो उसे हम जिंदा ही अगर डाल दे रहे हैं तो वो लाइव वैक्सीन है। अगर हम उसको हीट या केमिकल के थ्रू किड करके बॉडी में डाल रहे हैं तो वो किड वैक्सीन होगा। तो किड वैक्सीन में क्या है, पैथोजन को हमने किल कर दिया है बाय हीट, उसको इनएक्टिव कर दिया है। अब इसकी ट्रिक क्या है, परी चौथी दलही में। पी फॉर पेंटावेलेंट वैक्सीन हमारी किड वैक्सीन है। हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हमारी किड वैक्सीन है। रेबीज की वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा की, क्लोरेला की, टाइफाइड की, और डीपीटी डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, ये हमारी ऐसी वैक्सीन है जो किड वैक्सीन है। ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हमारा इम्यूनाइजेशन से उठ के आता है वो यहीं से उठ के आता है। अब हम बात करेंगे टॉक्साइड वैक्सीन की। तो टॉक्साइड वैक्सीन हम उनको बोलेंगे जिनमें हमने ना पूरे ऑर्गेनिज्म को नहीं लिया है, मतलब जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था हमने उसको पूरी तरह से नहीं लिया, सिर्फ हमने उसके टॉक्साइड को लिया है। तो टॉक्साइड वैक्सीन क्या होती है, इन दिस टाइप ऑफ वैक्सीन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन इज डन, मतलब टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय पैथोजन, हमने उसी टॉक्सिन को डीएक्टिव करके बॉडी में इंसर्ट कर दिया। इसका एग्जांपल हमारा होता है टीटी टेटनस टॉक्साइड और डीटी डिप्थीरिया टॉक्साइड, ये दोनों हमारे होते हैं टॉक्साइड वैक्सीन। अब अगर हम ऑल ओवर बात करें तीनों वैक्सीन की, तो फर्स्ट हमारा था लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब था कि हमने माइक्रोऑर्गेनिज्म को लिविंग कंडीशन में ही इंसर्ट कर दिया, बस हमने उसे इनएक्टिव कर दिया है कि वो डिसीज अकर ना कर पाए। दूसरा हमारे पास था किड वैक्सीन, इसमें हमने किड कर दिया है थ्रू द हीट। और थर्ड हमारा टॉक्साइड वैक्सीन, इसमें हमने उसके टॉक्साइड को इनएक्टिव करके बॉडी में इंसर्ट कर दिया है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे कि माइलस्टोन क्या है इम्यूनाइजेशन की, मतलब अगर हम बात करें इम्यूनाइजेशन प्रोसेस की तो वो कहाँ से और कैसे कैसे स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ फर्स्ट जो हमारा ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारा कब स्टार्ट हुआ, 1974। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, 24 हो गया, यहाँ आप 74 कर लीजिएगा। फिर फर्स्ट वैक्सीन हमारी कौन सी बनी थी, तो फर्स्ट वैक्सीन जो हमारी बनी थी वो बनी थी स्मॉल पॉक्स के लिए। इसको एडवर्ड जेनर ने बनाया था, काउ पॉक्स वायरस का यूज़ करे 1796 में। फर्स्ट वैक्सीन हमारी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है। फिर अगर हम बात करें एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन की, तो ये वर्ल्ड वाइड पे शुरू हुआ था 1974 में, और ये इंडिया में शुरू हुआ था 1978 में। इसमें एमएमआर इंक्लूडेड नहीं था उस टाइम पे। फिर हमारा आया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो था वो 19 अक्टूबर 1985 को आया था। ये जो हमारा बेस था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये 6 किलर डिसीज़ पे बेस्ड था। फिर इसी को हमने फिर हमने जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है 1992 में ये CSSM के अंडर आने लगा, मतलब चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड के अंदर आने लगा। फिर यही 1937 की अगर हम बात करें तो ये हमारा CSSM जो था वो हमारा अब ये 19 हाँ, फिर ये RCH मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंडर मतलब इसको हमने कन्वर्ट किया है। फिर 15 अप्रैल 2005 को हमने वैक्सीनेशन को NRHM के अंडर रख दिया है। NHRM को हम तब हमने मतलब सबसे पहले जो शुरू हुआ था वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ही स्टार्ट हुआ था, बाद में फिर हमारा अर्बन हेल्थ मिशन भी आ गया, तो दोनों को अब हम NHM कहते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन। तो फिर 2005 में 15 अप्रैल 2005 में इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को हमने NHM के अंडर कर दिया। तो ग्लोबल वाला हमारा कब स्टार्ट हुआ है, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन हमारा 1974 में स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स की है। एक्सपेंडेड प्रोग्राम हमारा वर्ल्ड वाइड पे 1974 में आया है, जबकि इंडिया में 1978 में आया है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारा 1985 में आया है। देन 1992 में हमने इसे चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड के अंदर रखा। देन इसको हमने RCH में कन्वर्ट किया है, CSSM को। फिर 2005 में इसे NHM के अंदर इंक्लूड किया गया, जो कि अम्ब्रेला प्रोग्राम इसको कहते हैं। अम्ब्रेला जैसे कि हमें प्रोटेक्ट करती है रेन से, तो सेम इम्यूनाइजेशन हमें प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज से, इसीलिए इसे अम्ब्रेला प्रोग्राम भी बोलते हैं। देन अगर हम बात करें तो 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष आया है। इंद्रधनुष में भी हम
जो अंडर 2 ईयर चिल्ड्रन होते हैं और जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनकी इम्यूनाइजेशन पे हम मेनली फोकस करते हैं। तो ये 25 दिसंबर 2014 को आया है। फिर अगर हम बात करें 2017 में, तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष आया है, मतलब कि जो हमारा मिशन इंद्रधनुष था उसी की मॉडिफिकेशन आई है 2017 में। और फिर 2019 में हमारी 2.0 आई है इंद्रधनुष की। ये सारे थे माइलस्टोन हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है। तो इम्यूनाइजेशन जैसे कि हमें पता है कि इज द प्रोसेस वेयर ए पर्सन इज मेड इम्यून और रेजिस्टेंस टू एन इन्फेक्शन टिपिकली बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। इम्यूनाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन करता है वैक्सीन का और अपनी बॉडी में इम्यून को मतलब रेजिस्टेंट कर लेता है अपनी बॉडी में। वैक्सीन जो होता है वो हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करता है कि वो अपनी आउन इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्शन के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में स्टार्ट करें। फिर अगर हम बात करें विच आर प्रिवेंटेबल कंट्री, मतलब पूरी कंट्री में ये हमने लागू किया है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई डब्ल्यू एच ओ के द्वारा हमारे कंट्री में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया है। कब आया था ये, 1974 में एक्सपेंडेड वाला आया था। द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड इन फेज्ड मैनर टू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अगर हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करें तो ये कब आया है, 1989 से 1990 में। ये मतलब पूरी इंडिया, पूरी कंट्री को कवर कर रहा था। फिर अगर हम बात करें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एक्टिविटी इसमें क्या क्या थी, तो इसमें मदरहुड प्रोग्राम को मेनली इंक्लूड किया गया था 1992 में। 1997 से इसकी जो एक्टिविटी थी वो चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड पे थी, मतलब रिप्रोडक्टिव को फिर इसने आगे चल के 1997 में, जैसे कि मैंने पहले बताया माइलस्टोन वाले में, कि CSSM जो था वो RCH में कन्वर्ट हो गया था। फिर हमारा 2005 में NRHM में ये हेल्थ मिशन जो है वो इंक्लूड किया गया। फिर सारी वैक्सीनेशन इसमें होने लगी और चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन्स को इसमें मेनली इंक्लूड किया गया। ये था हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, जैसे कि अगर हम प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो प्रेग्नेंट लेडी को टीटी की फर्स्ट डोज लगती है। ये कब हमें देना होता है, व्हेन टू गिवन अर्ली इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग फेज में ही डोज इसकी होती है 0.5 ml। इसमें कोई भी डाइल्यूशन नहीं होता है। रूट इसकी इंट्रामस्कुलर होती है, अपर आर्म में ये लगता है। टीटी जो सेकंड डोज होती है ये 4 वीक्स आफ्टर T1, मतलब TT1 जब लगा है उसके आफ्टर द 4 वीक इसमें भी 0.5 ml लगता है इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में। जो टीटी का बूस्टर डोज होता है, ये टीटी डोज जब प्रेगनेंसी की मतलब लास्ट 3 ईयर में जब लगी है उसके बाद हमें लगवाना होता है 0.5 ml। ये भी लगता है इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में। ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हमारा जो नेशनल हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो है। अब अगर हम बात करें इन्फेंट की, तो इन्फेंट में हमें कौन सी मेडिसिन कब कब देनी है, ये हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंडर दिया गया है। जैसे कि BCG क्या होती है, BCG हमारी वैक्सीन होती है जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए होती है। तो ये हमें बर्थ के आफ्टर जितनी जल्दी पॉसिबल हो हमें देना होता है। ये हम कब तक दे सकते हैं, टिल 1 ईयर ऑफ एज, जब तक बेबी 1 साल का हो जाता है। 0.1 ml हम इसको दे सकते हैं 1 साल तक, उसके बाद हम इसको 0.05 ml देते हैं। इसको हम सोडियम क्लोराइड के साथ दे सकते हैं। इंट्राडर्मल ये लगता है और लेफ्ट आर्म में लगता है। अब हेपेटाइटिस बी की बात करें तो हेपेटाइटिस बी भी हमारा बर्थ पे लगता है विद इन द 24 आवर। 0.5 ml इसकी डोज होती है इंट्रामस्कुलर। इसमें भी हमारा साइड या साइड ऑफ मिड थाई, लेफ्ट थाई पे हम लगाते हैं। ओरल पोलियो वायरस की बात करें तो इसका जो 0 डोज होता है वो बर्थ के टाइम लगता है या फिर विद इन 15 डेज हम लगा सकते हैं इसको। इसमें 2 ड्रॉप हमको ओरल ही देना होता है बेबी को। अब ओरल पोलियो वायरस का जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डोज है ये हमारा 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे लगता है। ये हम 5 ईयर तक बेबी को दे सकते हैं। 2 ड्रॉप्स इसमें देनी होती है ओरली। रोटा वायरस वैक्सीन की बात करें तो इसमें भी हमारा 6, 10 और 14 वीक्स तक लगाते हैं हम इसको, जो हमारी इसकी गिवन की एज है। इसको हम 1 ईयर तक दे सकते हैं। इसमें हम रोटा वायरस में 5 ड्रॉप देते हैं ओरली। फिर हम बात करें IPV की, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की, तो ये 6 एंड 14 वीक्स पे लगती है 1 ईयर तक। 0.1 ml इंट्राडर्मल राइट अपर आर्म में। फिर हम बात करेंगे पेंटावेलेंट की, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डोज की, तो ये भी मेरा 6, 10 एंड 14 वीक्स पे लगता है टिल 1 ईयर। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंटेरो लेटरल साइड ऑफ मिड
थाई लेफ्ट। मीजल्स की फर्स्ट डोज होती है जो वो 9 to 12 मंथ में लगती है। जब 9 से 12 मंथ उसका कंप्लीट हो सकता है, ये हम 5 ईयर तक दे सकते हैं। 0.5 ml इसमें भी लगता है, सबक्यूटेनियस ही लगता है। अब बात करें जैपनीज इंसेफेलस के फर्स्ट डोज की, तो ये भी 9 to 12 मंथ पे कंप्लीटेड होने के बाद लगता है। 5 ईयर तक इसको हम लगा सकते हैं और 0.5 ml इसकी डोज होती है। सेम ये भी सबक्यूटेनियस होता है लेफ्ट आर्म में। विटामिन ए की बात करें तो ये 9 मंथ जब कंप्लीट होता है तब लगाया जाता है। टिल 5 ईयर हम इसको लगा सकते हैं। 1 ml लगाते हैं, इसको ओरली देते हैं। अब ये हमारा प्रेग्नेंट लेडी और इन्फेंट के लिए था। अब अगर हम बात करें चिल्ड्रन के लिए, तो डीपीटी की जो फर्स्ट बूस्टर डोज लगती है वो 16 to 24 मंथ लगती है। 7 ईयर्स तक इसको हम लगा सकते हैं। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर ये भी लगती है। मीजल्स सेकेंड डोज की बात करें तो ये 16 to 24 मंथ, मतलब कि 16, इसको हम 2 साल तक लगा सकते हैं। टिल 5 ईयर लगा सकते हैं हम इसको, मतलब 5 सालों तक। 0.5 ml इसकी डोज होती है और सबक्यूटेनियस ये भी है। ओरल पोलियो की जो हमारी बूस्टर डोज होती है उसमें हम क्या करते हैं, 16 to 24, ये भी हम 5 ईयर तक 2 ड्रॉप ओरली देते हैं। जैपनीज इंसेफेलस का सेकंड डोज 16 to 24, 0.5 ml, इसमें भी हम सबक्यूटेनियस लगाएंगे। विटामिन ए की सेकंड डोज 16 मंथ से लेके हम लगा सकते हैं टिल 5 ईयर तक, इसमें ओरल हम देते हैं। डीपीटी की जो बूस्टर डोज है वो हम 5 to 6 ईयर, 7 ईयर तक लगा सकते हैं। 0.5 ml हमारा इंट्रामस्कुलर होता है अपर आर्म में, और टीटी हमारा 10 ईयर से लेके 18 ईयर तक लग सकता है। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म। ये हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जो हमें याद होना चाहिए एग्जाम के पर्पज से भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम देते हैं उसके पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका याद करने का ये तरीका कि आप सीक्वेंस याद करें। सीक्वेंस याद करने में आपको एक चीज़ हेल्प मिलेगी कि एज जो है वो सीक्वेंस वाइज दी गई है, तो इससे आपको ईजिली समझ आएगा और लर्न होगा। अब अगर हम बात करें मिशन इंद्रधनुष की, कि मिशन इंद्रधनुष क्या है, तो मिशन इंद्रधनुष क्या है, टू स्ट्रेंथन एंड री एनर्जाइज द प्रोग्राम एंड अचीव फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर ऑल चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन एट ए रैपिड place. The government of India launched Mission Indradhanush December 2014. Mission Indradhanush depicts 7 colors of the rainbow which aim to cover children by 2020 who are either unvaccinated or are partially vaccinated against 7 preventable diseases such as diphtheria, whooping cough, tetanus, polio, tuberculosis, measles and hepatitis C. तो अगर धनुष की बात करें तो ये जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा था इंडिया में, उसी को हमने री एनर्जाइज्ड किया था, मतलब दोबारा से हमने उसे वर्किंग में लाया है। इसमें गवर्नमेंट का मेन एम था कि वो चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन को रैपिडली इस मिशन के अंडर में रैपिडली वो उन्हें इम्यूनाइज्ड करे। इम्यूनाइज्ड में वो मतलब जो 2014 में ये आया है, दिसंबर 2014 में, इसमें रेनबो की तरह, क्योंकि इसका इंद्रधनुष नाम है, तो इसमें 7 कलर होते हैं और हर एक कलर इसमें एक डिसीज़ की वैक्सीनेशन को शो करता है। तो यहाँ पे हम मेनली 7 प्रिवेंटेबल डिसीज़ पे फोकस कर रहे थे, जो कि 7 डिसीज़ हमारी थी, डिप्थीरिया, वोपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स एंड हेपेटाइटिस। इसमें गवर्नमेंट का मेन एम था कि प्रेग्नेंट वोमेंस जो हैं, चिल्ड्रंस जो हैं, उनको अगर अनवैक्सीनेटेड हैं या फिर पार्शली वैक्सीनेटेड हैं, उन्हें हम जल्दी वैक्सीनेटेड कर पाएँ। मिशन इंद्रधनुष का ये फोकस था। इसके गोल क्या थे? The ultimate goal of Mission Indradhanush is to ensure full immunization with all vaccine for children up to 2 years of age and pregnant women. 2 साल तक के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन जितने भी हों, फुली इम्यूनाइज्ड हों, ये इनका पहला गोल था। सेकंड गोल इसमें था कि द गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड 201 high focus district across 28 states in the country, the highest number of partially immunized and unimmunized children by year 2020। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे फोकस कर रही थी कि 2020 तक हम जितने भी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे इंडिया में, उसको हम पार्शियली नहीं, फुली हम इम्यूनाइज्ड कर पाएँ जो अनइम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं। दैन थर्ड हमारे यहाँ गोल था अर्लियर द इंक्रीज इन फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज वॉज पर ईयर विच हैज़ इंक्रीज पर ईयर थ्रू द फर्स्ट 2 फेज ऑफ मिशन इंद्रधनुष। इसमें हम जितनी जल्दी हो पाए पूरी जो हमारी पॉपुलेशन है उसको कवर कर पाए 2 फेजेज़ में, मतलब फर्स्ट 2 फेजेज़ में मिशन इंद्रधनुष के हम पूरी उसको कवर कर पाए। फिर इंटेंसिफाइड आया था मिशन इंद्रधनुष, जिसमें क्या था कि इंद्रधनुष को ही हमने मॉडिफाई किया था। मतलब इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष क्या है? इज़ ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया। इट एम टू एक्सीलरेट द फुली इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर चिल्ड्रन प्रेग्नेंट वुमेन पार्शियली इन एरिया एट
विथ लो वैक्सीनेशन रेट, मतलब जहाँ पे जिस स्टेट में या जिस हमारे डिस्ट्रिक्ट में कम वैक्सीनेटेड लोग हैं, पार्शली वैक्सीनेटेड लोग हैं, उनको हम फुली कवर कर पाएँ। इसके लिए हमारा इंद्रधनुष को हमने मॉडिफाई करके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था। इसमें 3 फेजेज़ होते हैं, IMI का 1.0, फिर IMI का 2.0, IMI का 3.0, अलग अलग ये टाइम पे लॉन्च हुआ है। 2017 में 1 लॉन्च हुआ है, 2019 से 20 में हमारा सेकंड लॉन्च हुआ, 3 हमारा 21 में लॉन्च हुआ है। लेटेस्ट कंटेक्स्ट की बात करें कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है, तो इसमें हमारा इंडिया जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम बन चुका है। हमारे इंडिया की बात करें तो जनवरी 16, 2021 तक इट इज़ एन इंडिया फर्स्ट एडल्ट वैक्सीनेशन ड्राइव। ये हमारे इंडिया का फर्स्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने हमारे कहा था कि इंडिया की जितनी भी मतलब वैक्सीनेशन के वो हैं पॉपुलेशन है, वो सारे वैक्सीनेटेड हों। और ये हमने कहाँ देखी है, जब कोविड हमारा आया है, कोविड की कंडीशन में हमने देखी है कि जो हमारी कंट्री है वो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेटेड करवा रही है लोगों को। वैक्सीनेशन में हमने कोविडशील्ड जो थी, जो सीरम थी, कोवैक्सीन, ये सारी वैक्सीनेशन को हमने अप्रूवल देके सारे पॉपुलेशन को कवर किया था। तो ये हमारी थी लेटेस्ट कॉन्टेक्ट इम्यूनाइजेशन की। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है हमारी वैक्सीनेशन से रिलेटेड, तो जितने भी वैक्सीनेशन है वो प्रेगनेंसी में हमारे, वो लाइव वैक्सीनेशन जो होते हैं वो प्रेगनेंसी में हमारे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है कि हम कब नहीं दे सकते हैं वो वैक्सीन। तो जितने भी हमारे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स हैं वो प्रेगनेंसी में नहीं दिए जाते हैं, येलो फीवर वैक्सीनेशन को छोड़ के। सारे जितने भी हमारे लाइव वैक्सीनेशन हैं वो हमारे जैसे जो पेशेंट होता है उसकी जो इम्यूनिटी होती है उसे एक्सप्रेसिव करते हैं, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। HIV पेशेंट जो होता है उसमें सारे वैक्सीन तो हमारे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, लेकिन हम वहाँ पे BCG दे सकते हैं। अगर हम बात करें कि हम कोई भी 2 वैक्सीन एक साथ दे सकते हैं, बट हम येलो फीवर और क्लोरेला के मेडिकेशन को एक साथ, वैक्सीनेशन को एक साथ नहीं देते हैं, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। ये सारा हमारा टॉपिक किसका था, वैक्सीनेशन का, कि वैक्सीनेशन क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं। तो हमारा यहाँ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था मेन। ये सारा हमने जो बात किया है ये इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के ऊपर बात किया है। इसमें हमने टाइप्स ऑफ मेडिसिन भी डिस्कस कर ली है। इसमें हम अगर मेनली फोकस करें एग्ज़ाम पर्पज़ से अपने, तो यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और उसके जो शेड्यूल्स हैं। होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।